पिछले वीडियो में हमने कर्नाटक युद्धों के महत्व के बारे में देख लिया था और हमने ये देखा था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अन्य कंपनियों की अपेक्षा ज्यादा सफल क्यों साबित हुई, क्या क्या उसके पीछे कारण थे, उसे हमने देखा। और इस डिस्कशन से अपन देखेंगे कि जो क्षेत्रीय राज्य थे वो कौन कौन से थे, उनका निर्माण किस प्रक्रिया के द्वारा हुआ। तो इन सारी चीजों को अपन देखते हैं। तो सबसे पहले उन क्षेत्रीय राज्यों को मैप में अपन मार्क कर लेते हैं कि कहाँ कौन सा राज्य था। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए कि ये जो क्षेत्र था, ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ये बंगाल का क्षेत्र था और यहाँ पे बंगाल के बगल में आप जो क्षेत्र देख रहे हैं ये अवध का क्षेत्र था। यहाँ पे जाट का क्षेत्र था, जाट के यहाँ पे बगल में सिख का क्षेत्र था, सिख के इधर बगल में आप देखेंगे कि अफगानियों का क्षेत्र था, अफगान। यहाँ पे जो आप देखेंगे तो हैदराबाद का क्षेत्र था। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको मैसूर का क्षेत्र मिलेगा और ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ये ट्रावणकोर का क्षेत्र है, ट्रावणकोर। और ये जो आप बड़ा सा क्षेत्र देख रहे हैं ये पूरा मराठाओं का क्षेत्र है। तो ये क्षेत्रीय राज्यों का किससे संबंधित क्षेत्र हैं। और अब देखते हैं कि क्षेत्रीय राज्य कितने प्रकार के थे, किस प्रकार से उनकी उत्पत्ति के आधार पर उनको भिन्न भिन्न प्रकारों के रूप में परिभाषित किया गया है। प्रकार, तो सबसे पहले राज्यों के प्रकार में आते हैं उत्तराधिकारी राज्य। उत्तराधिकारी राज्य, उत्तराधिकारी राज्य का तात्पर्य यह है कि ये मुगल शासन से संबंधित ही राज्य थे, जिन्हें मुगल शासन के दौरान काफी कुछ अधिकार दिए गए थे कि वो उन अधिकारों का उपयोग करके वहां शासन व्यवस्था का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन वो सभी अधिकार उनके स्वायत्त अधिकार नहीं थे, वो अपने हिसाब से उन अधिकारों का उपयोग नहीं कर सकते थे। मुगल शासन के नियम कानून में रह के ही उन्हें अधिकारों का उपयोग करना था। और उत्तराधिकार राज्य में कुछ राज्यों को हम शामिल करते हैं, जैसे बंगाल है, हैदराबाद है, अवध है, ये थे। इसके बाद जो राज्य हैं उन्हें कहते हैं आंशिक स्वायत्त राज्य। आंशिक स्वायत्त राज्य, इसका तात्पर्य यह है कि कुछ विषयों में इन्हें स्वायत्तता दी गई थी कि वो अपने सुविधा अनुसार अधिकारों का उपयोग करें। तो ऐसे राज्यों में आते हैं राजपूत, मैसूर और ट्रावणकोर। और इनकी स्थिति आप देखेंगे तो मुगल शासन के केंद्र से इनकी स्थिति काफी दूर है और इसीलिए इन्हें आंशिक रूप से स्वायत्तता भी दी गई थी। अब देखते हैं जो तीसरे प्रकार का राज्य है
वो कौन सा है? तो इसे कहते हैं विद्रोही राज्य, विद्रोही राज्य, क्योंकि इन राज्यों का जो निर्माण हुआ था वो विद्रोह के फलस्वरूप हुआ था। विद्रोह करके इन राज्यों का निर्माण किया गया था और मुगल शासन से इनकी अपनी स्वायत्तता स्वतंत्रता को की इन्होंने घोषणा की थी। ऐसे राज्यों में आते हैं मराठास, जाट, सिख और अफगान। तो ये क्षेत्रीय राज्यों के प्रकार हैं और उन्हें प्रकार के में और उनके कई प्रकार बनाए गए हैं उनके निर्माण से संबंधित प्रक्रिया के आधार पर। जैसे उत्तराधिकार राज्य में आते हैं बंगाल, हैदराबाद, अवध। आंशिक स्वायत्त राज्य में आते हैं राजपूत, मैसूर, त्रावणकोर। विद्रोही राज्य में आते हैं मराठा, जाट, सिख और अफगान। अब देखते हैं कि एक एक करके कि इन क्षेत्रीय राज्यों से संबंधित विशेष बातें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखते हैं अपन हैदराबाद को। हैदराबाद, तो हैदराबाद के जो संस्थापक थे उनका नाम था, संस्थापक थे उनका नाम था निजामुल मुल्क। और इन्हें आसिफ जहां के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि आसिफ जहां के नाम से इन्होंने एक टाइटल ले रखा था, आसिफ जहां। लेकिन ये भले ही संस्थापक थे, लेकिन वास्तव में जो हैदराबाद एक स्वायत्त राज्य की जो संकल्पना दी थी वो जुल्फिकार खान ने दी थी। विचार जो दिया था वो जुल्फिकार खान ने दिया था, जुल्फिकार खान। हालांकि ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि हैदराबाद स्वतंत्र राज्य का विचार किसने दिया, लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि इसके जो वास्तविक संस्थापक थे वो निजामुल मुल्क थे। और हैदराबाद के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बात है कि हैदराबाद पहला एक ऐसा क्षेत्रीय राज्य था जिसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा मुगल साम्राज्य से की, और ये एक डेक्कन का राज्य, डेक्कन क्षेत्र का राज्य था। मतलब ये डेक्कन क्षेत्र का पहला ऐसा राज्य था जिसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा मुगल साम्राज्य से की। तो याद रखिएगा कि पहला स्वायत्त राज्य डेक्कन का, ये खास बात है, इसको आप याद रखिएगा। अब देखते हैं अवध को। अवध के जो संस्थापक हैं, वो है शहादत खान। और शहादत खान के मृत्यु के बाद सफदरजंग इनके उत्तराधिकारी हुए, जो अवध के नवाब कहलाए। सफदरजंग अवध के नवाब हुए। अब डिटेल से देखते हैं बंगाल को। और बंगाल काफी महत्वपूर्ण क्षेत्रीय राज्य था, यह काफी बड़ा था, यह काफी संसाधन से युक्त था।
तो बंगाल में अधिकांश जो बड़े साम्राज्य थे उनकी नजर थी। तो इसे डिटेल से देखते हैं। बंगाल, तो बंगाल में जो मुगल शासन के द्वारा गवर्नर की नियुक्ति की गई थी उनका नाम है मुर्शीद कुली खान। जो गवर्नर हैं उनका नाम है मुर्शीद कुली खान। और मुर्शीद कुली खान को समृद्ध बंगाल के लिए भी जाना जाता है। इनको समृद्ध बंगाल के लिए भी जाना जाता है। इसकी वजह यह है कि मुर्शीद कुली खान राजनीतिक अस्थिरता के दौरान भी एक दक्ष रूप से इन्होंने कर का एकत्रण किया और उस कर के एकत्रण को विकास कार्यों और मानव कल्याण के लिए खर्च किया। दक्ष कर एकत्रण, राजनीतिक अस्थिरता के दौरान भी, राजनीतिक अस्थिरता दौरान भी। तो ये एक वजह है कि मुर्शीद कुली खान को एक समृद्ध बंगाल के निर्माण के लिए भी जाना जाता है। मुर्शीद कुली खान के बाद सुजाउद्दीन बंगाल के गवर्नर बने। सुजाउद्दीन, और सुजाउद्दीन के बाद इनके पुत्र सरफराज खान बंगाल के शासक बने। और सरफराज खान की हत्या अलीवर्दी खान के द्वारा कर दी गई। हत्या द्वारा अलीवर्दी खान। और सरफराज खान की हत्या के बाद अलीवर्दी खान बंगाल के शासक बने। और अलीवर्दी खान का जो समय काल था बंगाल के शासन के लिए, ये बंगाल के गोल्डन समय काल के नाम से, स्वर्ण युग के नाम से अलीवर्दी खान के शासन काल को जानते हैं कि बंगाल में जब इनका शासन था तब बंगाल का स्वर्ण काल कहा जाता था। तो अलीवर्दी खान के समय स्वर्ण काल बोला जाता था, स्वर्ण काल। और स्वर्ण काल बोले जाने के पीछे वजह ये थी कि इन्होंने सिंचाई व्यवस्था की, इन्होंने कर एकत्रण को सुदृढ़ किया और इसके द्वारा बंगाल में कल्याण का कार्य किया गया, विकास का कार्य किया गया, जिसके वजह से बंगाल को इनके काल का स्वर्ण काल कहा जाता है। लेकिन अलीवर्दी खान मराठा के लूटपाट से काफी परेशान थे। आए दिन बंगाल के क्षेत्र में मराठाओं के द्वारा लूटपाट के कार्यों को किया जाता था और इनसे काफी परेशान होकर अलीवर्दी खान ने मराठाओं के साथ एक संधि की, जिसमें अलीवर्दी खान ने ये समझौता किया कि अलीवर्दी खान मराठाओं को उड़ीसा का क्षेत्र देंगे और उनके लूटपाट से बचने के लिए एक चौथ नाम का कर था उसे देंगे। तो मराठा लूटपाट से ये परेशान थे और इससे परेशान होकर इन्होंने समझौता किया और समझौता में अलीवर्दी खान ने उड़ीसा का क्षेत्र दिया
उड़ीसा का क्षेत्र दिया। साथ ही चौथ एकत्र करने के लिए मराठाओं को अधिकार दिया। तो ये मराठाओं के साथ अलीवर्दी खान का समझौता था। एक स्टेटमेंट अलीवर्दी खान का अधिकांश परीक्षाओं में पूछा जाता है कि मधुमक्खियों यूरोपीय जो व्यापारी थे उनकी तुलना मधुमक्खियों से किसने की। तो अलीवर्दी खान का एक फेमस कथन है कि यूरोपीय व्यापारी मधुमक्खियों के झुंड की तरह हैं, यदि जो शहद देते हैं और यदि इन्हें छेड़ा जाए तो ये काट लेते हैं, जिससे आपकी मृत्यु भी हो सकती है। तो ये एक फेमस कथन है अलीवर्दी खान का और ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। जो अलीवर्दी खान का कथन है कि यूरोपीय व्यापारी मक्खी की झुंड की तरह है, झुंड की तरह है, जो आपको जो शहद देते हैं लेकिन छेड़ने पर ये काट भी लेते हैं। तो ये अलीवर्दी खान का एक काफी फेमस कथन है। तो इस डिस्कशन में इतना ही है, इससे आगे अपन नेक्स्ट डिस्कशन में देखेंगे।